बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST पेपर सेकंड जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अध्ययनरत विद्यार्थियों, पिछले टर्न पर आप लोग चैप्टर जो कर रहे थे वो था वर्गीकरण और सारणीयन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। जो डेटाज आपने कलेक्ट किए, कलेक्शन ऑफ डेटाज, और कलेक्शन के बाद में अगला स्टेप आता है कि उनको अलग अलग से वर्ग बनाएं और उनको एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी वर्गीकरण जब वर्ग बनाए तो इसकी रीतियाँ कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने देखी। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, अपन समय के आधार पर कर सकते हैं वर्गीकरण, और उनके गुणों के आधार पर गुणात्मक वर्गीकरण। और गुणात्मक वर्गीकरण दो तरह का बताया गया, द्वंद्व भाजन डाइकोटोमी और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बहुगुण वर्गीकरण। दो गुणों के आधार पर या दो से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करें, और इसी तरह से संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण या वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों ने करी। अब उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसमें आपका हेडिंग होगा मुख्य रूप से वेरिएबल्स। इस शब्द को आप लोग आगे सुनेंगे, और वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल होता है चर। और जो डेटा आज आप लोगों ने कलेक्ट किए हैं, दीज आर वेरिएबल्स। इनको ही चर कहते हैं अपन। जो डेटा आज इकट्ठे किए हैं वे चर हैं। तो अब अपन देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण में चरों का महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकी विधियों में चरों का तात्पर्य, वेरिएबल्स का मतलब किसी भी मापने योग्य मात्रा से है जो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकती है, यानी उनका मेजरमेंट होना चाहिए। इस प्रकार चर एक ऐसी राशि है जिसका मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। चर का मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल माने एक ऐसी राशि या ऐसा फिगर जिसका मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है तथा जो मात्रा और आकार में घटते घटते बढ़ते रहते हैं, चर कहलाते हैं। जो बदलते रहते हैं, जैसे आय, मजदूरी, आयु, ऊंचाई, वजन, मूल्य, आयात निर्यात, परिवार का आकार, उत्पादन आदि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो चर जो हैं उनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता रहता है। और ये चर दो प्रकार के हो सकते हैं। चर का मतलब आप लोगों ने समझा वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का मतलब एक तरह से ये परिवर्तनशील हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है, और ये समंक हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इन्होंने कहा खंडित चर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर। चर दो प्रकार के हो गए, एक डिस्क्रीट होते हैं और दूसरे कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट, खंडित, इनके नाम से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे चर जिनका खंडन किया जा सकता है, यानी एक चर दूसरे चर से बिल्कुल अलग होता है, वो खंडित चर कहलाता है। और अगर वो कंटिन्यूअस रूप से जुड़े रहते हैं,
एक दूसरे से आगे कहीं भी अलग नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो वेरिएबल दो तरह के हुए, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब उसके बाद में खंडित चर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक खंडित चर में केवल फिनीट मूल्य होते हैं। एक खंडित चर में केवल, फिनीट मानी होता है परिमित या निश्चित, खंडित चर में फिनीट या परिमित मूल्य होते हैं। इसमें एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूरी तरह पृथक होता है या अलग होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो चर एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं, एक चर दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, वो कहलाते हैं खंडित या विच्छिन्न चर कहलाते हैं। हिंदी में खंडित भी कह सकते हैं, विच्छिन्न भी कह सकते हैं, यानी जो छिन्न भिन्न हो सकते हैं कहलाते हैं। उदाहरण जैसे दे सकते हैं अपन, फुटबॉल मैच में दर्शकों की संख्या। एक फुटबॉल मैच में दर्शकों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, एक बिल्डिंग में कमरों की संख्या, शहर में मकानों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या, टेलीफोन कॉल्स की संख्या आदि खंडित या विच्छिन्न चरों के उदाहरण हैं। इनमें निरंतरता विद्यमान नहीं रहती, इनमें निरंतरता नहीं रहती, कंटिन्यूस एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, तथा एक के बाद दूसरे खंडित चर मूल्य में अंतर रहता है। अतः इन्हें खंडित अथवा विच्छिन्न चर कहते हैं। जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फुटबॉल मैच में गोल्स की संख्या, फुटबॉल मैच में कितने गोल हुए, 0 गोल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकते हैं। तो फुटबॉल मैच में गोलों की संख्या का एक कॉलम बनाया अपन ने, जो 0 से शुरू किया, क्योंकि 0 गोल भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन 1.25 नहीं, यानी गोल होगी वो कोई दशमलव में नहीं होगी, और 1 और 2 के मध्य में अंतराल होगा। 1 और 2 के मध्य में अंतराल है, खालीपन है। तो ये हुआ खंडित चर। खंडित चर का मतलब हुआ कि एक चर दूसरे चर से पूर्ण रूप से अलग है, उनका खंडन किया जा सकता है, और उसको विच्छिन्न चर भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहा डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट या खंडित या विच्छिन्न चर। तो एक टाइप के तो ये हो गए चर, अपन देख रहे हैं काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला हुआ खंडित, और फिर दूसरा होता है एक सतत चर। सतत चर का मतलब चर अगर आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाते हैं अखंडित या अविच्छिन्न या सतत चर या कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे तापमान, टेम्परेचर, ऊंचाई, आयु, वजन, उत्पादित पुर्जों का व्यास, डायमीटर आदि सतत चर के उदाहरण हैं। जिन मूल्यों का माप किया जाता है उन्हें सतत चर कहते हैं। समझने के लिए आपके लिए एक हो गया खंडित और दूसरा हो गया अखंडित। खंडित और अखंडित, जिनका खंडन हो सकता है वो खंडित, जिनका खंडन नहीं हो सकता है वो अखंडित, और अखंडित को सतत भी कहते हैं और अविच्छिन्न भी कहते हैं। तो 2 तरह के ये चर हो गए। इन चरों के आधार पर ही फिर आगे अगले हेडिंग में अपने पास में आएगा कि सांख्यिकी की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज।
श्रेणी। सांख्यिकीय जो श्रेणियां हैं वो समंकों के वर्गीकरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती हैं। सांख्यिकीय जो तथ्य कलेक्ट हुए हैं उनको एक निश्चित आधार पर अनुविन्यसित अरेंज करने से जो व्यवस्थित क्रम बनता है उसे सांख्यिकीय श्रेणी या समंकमाला कह सकते हैं। जो आपने डेटाज कलेक्ट किए हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करने पर जो समंकमाला बनती है वो सांख्यिकीय श्रेणी होती है। सांख्यिकीय श्रेणी के कई आधार हो सकते हैं, जिसमें कुछ आधार ये हैं, जैसे सांख्यिकीय श्रेणी समय के आधार पर बन सकती है, स्थान के आधार पर बन सकती है, परिस्थिति के आधार पर बन सकती है और संख्या के आधार पर भी हो सकती है। जो श्रेणियां समय के आधार पर होती हैं उन्हें अपन कहते हैं टाइम सीरीज या काल श्रेणी कहलाती हैं। काल श्रेणी जैसे 2001 से 2005 तक 5 वर्षों का कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन अपन देखें तो वो एक काल श्रेणी है, टाइम सीरीज है। 2001 से 2005 तक कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन कितना हुआ वो उससे एक श्रेणी बनाते हैं तो वो हो गया काल श्रेणी। जब समंकों को भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाए, जैसे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं स्थानानुसार श्रेणी। स्थान के अनुसार श्रेणी और समय और स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के आधार पर श्रेणी बनाई जाती है तो उसको कहते हैं परिस्थिति श्रेणी, कंडीशनल सीरीज। आय, व्यय, मजदूरी, ऊंचाई, वजन आदि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उसी के अनुसार सांख्यिकीय श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। तो मूल बात ये हुई अपनी कि चर जो हैं वो खंडित हो सकते हैं, अखंडित हो सकते हैं। एक दूसरे से अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो खंडित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यूस हैं। और फिर उसके बाद में बात आती है सांख्यिकीय श्रेणियों की। और सांख्यिकीय श्रेणी वो हैं कि जो आप लोगों ने तथ्य इकट्ठे किए, जो डेटाज कलेक्ट किए, उनको एक व्यवस्थित रूप से अरेंज करना कहलाता है, किसी भी आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है सांख्यिकीय श्रेणी। अब उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि श्रेणियों को संख्या के आधार पर वर्गीकरण किस तरह से अपन कर सकते हैं। संख्या के आधार पर सीरीज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव वैल्यूज, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव और उसका अपोजिट होगा क्वालिटेटिव। लेकिन यहाँ पर अपने को श्रेणियाँ देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज। अगर संख्या के आधार पर श्रेणी देखते हैं तो वो दो तरह की श्रेणियाँ बनती हैं। पहली श्रेणी कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। और दूसरी श्रेणी जो आएगी उसको अपन कहेंगे आवृत्ति बंटन श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी और आवृत्ति बंटन श्रेणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, दो तरह की, व्यक्तिगत श्रेणी और आवृत्ति बंटन श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि
कोई मूल्य कितनी बार आया ये अपन उसमें देखते हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी, बार बार आना, वो फ्रीक्वेंसी। तो व्यक्तिगत श्रेणी जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, और फिर दूसरी हुई आवृत्ति बंटन श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें आवृत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और जहाँ आवृत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसका अगर विभाजन करते हैं तो दो श्रेणी और बनती हैं। आवृत्ति बंटन से संबंधित श्रेणी या आवृत्तियों वाली श्रेणी दो तरह की हो सकती हैं। उसमें पहला है खंडित श्रेणी, खंडित, जिसको अपन कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसको कहा डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, यानी एक मूल्य दूसरे मूल्य से एकदम अलग, डिस्क्रीट सीरीज, या इसका नाम ये भी कह सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी का पहला भाग हुआ, और दूसरा हो सकता है सतत श्रेणी अथवा समूहीकृत आवृत्ति बंटन, कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोटे रूप से श्रेणी होंगी वो आपकी तीन तरह की हो गई। इसको यूँ समझें आप लोग कि तीन तरह की ये हैं कि एक श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी श्रेणी है खंडित श्रेणी, और तीसरी श्रेणी है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी को कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। अखंडित, जिसका खंडन अपन जिसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वो है अखंडित। तो ये तीन श्रेणियाँ बन गई, व्यक्तिगत, खंडित। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान ये है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी को आगे चल के अपन एफ कहेंगे, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फिर उसके बाद में खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी की पहचान ये है कि खंडित श्रेणी में मूल्य एक दूसरे से अलग होते हैं और वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। ये खंडित श्रेणी हो गई, दो श्रेणी। और तीसरी होती है अखंडित। अखंडित श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उसके जो मूल्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मूल्य ग्रुप के रूप में होते हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है, एक मूल्य दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। तो श्रेणियाँ जो हैं वो तीन तरह की चलेंगी आप लोगों के, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी एंड देन अखंडित श्रेणी। तो इसको आप लोग अभी अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अब अपन जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने ये श्रेणियाँ जो पढ़नी शुरू करी हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेरे साथ साथ इस लेक्चर को भी ध्यान से आप लोग पढ़ें, एक बार या दो बार पढ़ लें इसको, और फिर बुक आपने व्यवस्था कर ली होगी, उसमें भी आप क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन वाले चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, उसका ठीक से अध्ययन करें, और फिर अपन नेक्स्ट इससे आगे पर चलेंगे। थैंक यू।